नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के पहले 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं की सोनिया गांधी को चिट्ठी। पार्टी संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जताई आस्था। पूर्वी लद्दाख में पीछे नहीं हटेगी सेना, चीन के प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया। चीन ने दोनों सेनाओं के बराबरी से पीछे जाने की रखा था प्रस्ताव। आर्टिकल 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीरी नेताओं को पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट कर किया सैल्यूट। कहा, आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में कई दल, कोरोना और बाढ़ के चलते टालने की मांग। राहुल गांधी बोले, छात्रों के मन की बात सुने सरकार। और राजस्थान के झालवाड़, माउंट आबू समेत कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में बह गई कार। यूपी के अयोध्या में कई गांव बाढ़ की चपेट में। कांग्रेस में बदलाव की मांग धीरे धीरे तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस मुद्दे के बीच सोमवार सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। पिछले साल राहुल के इस्तीफा देने के बाद सोनिया ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करते रहना चाहिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कांग्रेस के 23 नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई में सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी ने पद छोड़ने का मन बना लिया है तो फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वहीं सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने लिखा है कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी हैं। हम सभी आपके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी आपके साथ हैं। देश जिस संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है उससे आपके नेतृत्व में ही छुटकारा मिलेगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी और जीतेगी। बता दें कि इन दिनों एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी वाले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने सारे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। दरअसल पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और स्पष्ट किया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में ये भी दोहराया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।
पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाना है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पोस्टर वॉर और तेज होता जा रहा है। पटना में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय का एक नया पोस्टर लगा है, जिसमें तमाम मुद्दे उठाते हुए बिहार में हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को फेल बताया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के सामने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाथ जोड़कर अब तुम ही सहारा कहते हुए दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण में 47वें बड़े शहरों की सूची में अंतिम पायदान पर सबसे गंदे राज्य का दर्जा हासिल करने के मुद्दे को भी पोस्टर में प्रमुखता से उठाया गया है। पोस्टर में बोले बिहार बदले सरकार का नारा भी दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत ने चीन की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उसने कहा है कि दोनों सेनाएं समान दूरी तक पीछे हटे। चीन ने मांग की है कि पिंगोक्त्सो इलाके में भारत की सेना उतना ही पीछे हटे जितनी चीनी सेना। भारत ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस मांग को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इससे जमीन की हानि की आशंका है। सूत्रों के अनुसार फिंगर एरिया में विवाद निपटाने के लिए चीनी पक्ष ने सुझाव दिया कि दोनों देशों की सेना समान दूरी में पीछे हटे और एक बफर जोन बनाया जा सके। सूत्रों का ने यह भी कहा है कि चीन ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि चीनी सेना फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके को पूरी तरह खाली करे और सिरिजाप इलाके में यथास्थिति बहाल करे। उधर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ पिछले 3.5 महीने से गतिरोध बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि शनिवार को हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की है। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी हिस्सा लिया। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में एलएसी के हालात से निपटने के लिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सैन्य तैयारियों के साथ साथ एलएसी समेत सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ाके की सर्दी में जवानों की तैनाती बनाए रखने को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। आपको यहां पर बता दें कि लद्दाख में एलएसी के कई इलाकों में सर्दियों के दिनों में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वहीं भारतीय सेना भी हालात पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अगस्त को इंडियन आर्मी के कमांडरों की बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि भारत और चीन के टॉप सैन्य कमांडर्स की कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। भारत चीन के साथ एलएसी पर 5 मई से पहली वाली स्थिति चाहता है। आपको ये भी बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के कुछ कैंपों को खाली किया गया है, लेकिन पिंगोक्त्सो झील और देपसांग के फिंगर इलाकों में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चीन ने कई अस्थायी निर्माण भी किए हैं। खबर यह भी है कि चीन ने लिपुलेख में मानसरोवर झील के किनारे मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जो गतिरोध चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो समीक्षा बैठक की है, उसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है। जब करेक्ट इनपुट होगा तो करेक्ट आउटपुट होगा, और करेक्ट इनपुट सर्विसेज चीफ देंगे और करेक्ट आउटपुट पॉलिटिकल डिसीजन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का होगा और रक्षा मंत्री जी का होगा। तो ये दिखाता है, एक चीज़ और ये संदेश देता है मीटिंग, कि ये दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि रक्षा मंत्री जी बहुत ही क्लोजली एलएसी की स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं और सरकार की नीयत दिखाती है कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए।
जिस तैयारी के साथ चीन लद्दाख में आया था, जिस तैयारी के साथ वो अभी भी लिपू लेक एरिया में तैनात किया हुआ है, कहीं मिसाइल मानसरोवर लेक एरिया में तैनात कर रहा है, नहीं लगता है कि वो बातचीत के ज़रिए से चीन अप्रैल का स्टेटस को जो हम चाहते हैं वो बहाल करने में राज़ी होगा। हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, वो और क्या तरीके हो सकते हैं, कब इस्तेमाल हो सकते हैं और कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, उस बारे में अब समीक्षा होना ज़रूरी है। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। शनिवार को पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर बैन लगाने की बात कही थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। जैसे ही ये लिस्ट मीडिया में आई, बवाल हो गया और पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक यू टर्न ले लिया। दरअसल आतंकियों को पालने पोसने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आतंकी IS, अल-कायदा, तालिबान समेत कई संगठनों के हैं। ये फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया उनमें जमात उल दावा का आतंकी हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अजहर और ज़कीरुर रहमान जैसे आतंकी शामिल हैं। लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। FATF की अगली आम सभा अक्टूबर में होनी है, जिसमें ग्रे लिस्ट में पड़े पाकिस्तान के भविष्य पर विचार होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने आर्टिकल 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीर के नेताओं का समर्थन किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्यधारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। मेरी उनसे अपील है कि वो अपनी मांग के लिए डटकर खड़े हों, स्वयंभू राष्ट्रवादियों की आलोचनाओं को नजरअंदाज करें जो इतिहास पढ़ते नहीं हैं बल्कि इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि देश के संविधान में राज्यों के विशेष प्रावधानों के कई उदाहरण हैं। सरकार अगर विशेष प्रावधानों का विरोध करेगी तो नगा मुद्दे को कैसे निपटाया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई बड़े राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए साथ आने का ऐलान किया है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने एकजुट होकर आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि गुपकर घोषणा पत्र की कि हमारा इकलौता राजनीतिक एजेंडा है। बैठक में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करने की बात भी कही गई है। संयुक्त बयान में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 की घटना ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के उठाए कदम को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया है। इस बैठक में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP समेत दूसरे दलों के नेताओं ने कहा कि वो 2019 के गुपकर घोषणा से बंधे हुए हैं। 4 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई बैठक के बाद प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी दल सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिए वो एकजुट रहेंगे। इस बैठक के अगले दिन यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का ऐलान किया था। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट और जेईई परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। हालांकि कांग्रेस, एलजेपी समेत कई दलों के अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों का बड़ा समूह परीक्षा के विरोध में उतर आया है। सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी और बिहार के वैसे छात्र दिख रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं। उनके सामने समस्या दोहरी है। एक तो कोरोना की वजह से वे बच रहे हैं, दूसरा कोरोना और बाढ़ की वजह से सवारी बंद है। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों की मांग से सहमति जताई है। दोनों ने ट्वीट कर सरकार से फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट और जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। केंद्र सरकार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और एक सार्थक समाधान निकाला जाना चाहिए। कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इस फैसले पर एक बार फिर विचार करने को कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की है तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी जेईई और नीट परीक्षा को रीस्केड्यूल करने की अपील की है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कोरोना काल में छात्रों की परेशानियों की तरफ ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो सके तो छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीट और जेईई मेंस की परीक्षाओं को रीस्केड्यूल कर दिया जाना चाहिए, यानी उसकी डेट आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार शनिवार को ही कूद गई थी। दिल्ली सरकार ने छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इस साल नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कहा है कि इन परीक्षाओं के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि केवल सरकार की नीयत छात्रों के हित में सोचने की होनी चाहिए। नीट और जेईई की जगह सुरक्षित तरीके तो हजार हो सकते हैं। आज 21वीं सदी के भारत में हम एक प्रवेश परीक्षा का विकल्प नहीं सोच सकते, ये संभव नहीं है। उधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रायपुर स्थित अपने निवास सागौन बंगले पर अमित जोगी अकेले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अमित जोगी ने कहा कि अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से किया वादा पूरा करें, इसके लिए वो छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना करते हैं। गौरतलब है कि धरने में बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राज्य के बाहर आवागमन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में गृह मंत्रालय ने सचिवों को राज्य के बाहर सामानों और लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाने की बात कही है। केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही उन्होंने वहां के स्थानीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाई चेन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर राज्यों में ट्रकों की आवागमन पर रोक लगाई जा रही है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने के लिए कहा है।
छत्तीसगढ़ विधायकों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक बिना कोरोना टेस्ट कराए ही शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली इस खबर के मुताबिक सत्र से पहले यानी कि आज सभी 90 विधायकों का कोरोना टेस्ट होना था, लेकिन कुछ विधायकों के टेस्टिंग को लेकर जताई गई आपत्ति के बाद टेस्ट टाल दिए गए हैं। हालांकि सत्र के दौरान कोरोना महामारी को लेकर जरूरी मापदंडों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने विधायकों की ओर से सुरक्षा का ख्याल का आश्वासन भी दिया है। साथ ही उन्होंने विधायकों के टेस्ट कराने को लेकर भी विश्वास जताया है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई की टीम रविवार को फिर पहुंची। करीब 3.5 घंटे तक सीबीआई की टीम अभिनेता के घर पर रही। सीबीआई की एक गाड़ी जब सुशांत के घर से निकली तो उसमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज भी मौजूद थे। सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई ने दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, हेल्पर दीपेश और कुक नीरज सिंह से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। तीनों लोगों से 13 और 14 जून की घटना के बारे में सवाल किए गए। सूत्रों का कहना है कि क्राइम सीन सीक्वेंस, लाश उतारने और 13 और 14 जून की घटना के बारे में तीनों के बयान विरोधाभासी हैं। रविवार को सीबीआई की एक टीम उस वाटर स्टोन रिजॉर्ट में भी गई जहां सुशांत ने 2 महीने गुजारे थे। टीम रिजॉर्ट में 2 घंटे रुकी। स्टाफ से ये पता किया कि जब सुशांत वहां रुके थे तो उनका व्यवहार कैसा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। टीम सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल्स भी खंगालेगी। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में था। यूपी के बलरामपुर से आतंकी अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी में करीब 9 किलो विस्फोटक और बम बनाने का काफी सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, बॉल बेयरिंग समेत कई चीजें बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने बलरामपुर के उतरौला इलाके में अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी की। मौके से पुलिस को 2 सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद हुआ है। इस तरह के जैकेट में बम फिट कर आतंकी सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट करते हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका करने की योजना बना रहा था। शनिवार को दिल्ली से धौला कुआं इलाके में मुठभेड़ के बाद अबू यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से जल सैलाब और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। भारी बारिश से हाल बेहाल है, आम जिंदगी हलकान है। झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा, जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमपी में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद भोपाल के नदी, नाले, खेत और सड़कें लबालब भर गए हैं। बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल डूब गई है। घरों में कई फीट पानी जमा है। जमीन दिख नहीं रही है। जिंदगी नाव पर गुजर रही है और रातें पेड़ों पर कट रही है। गुजरात में भी लगातार होती बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी है।
गुजरात राज्य में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। सुरेंद्रनगर और पालनपुर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घर, रास्ते, यहां तक कि सड़कें भी लबालब हैं। हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आने लगी है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं और राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की दर्जनों टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमपी में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद भोपाल के नदी नाले, खेत और सड़कें लबालब भर गए हैं। एक ही बारिश में भोपाल की बड़ी झील भी भर गई है। घर पानी में डूब चुके हैं, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में ऐसी बारिश अगस्त 2016 में हुई थी। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। उधर देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से जल सैलाब और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शनिवार को ऐसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले से आई। यहां नदी का पानी इतना ज्यादा हो गया कि पुल के ऊपर से बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि पुल को पार करते समय एक कार इसमें बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। फिलहाल अब तक किसी का पता नहीं लग पाया है और बचाव कार्य जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।